हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि हमारा ABO सिलेबस में यूनिट 5 में मेंशन है। हमने पार्ट 9 तक इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, जहां पे वीडियोस के साथ में यानी कि RT एक्ट 2009 के लेक्चर्स के साथ में MCQ प्रैक्टिस टेस्ट जो कि हर संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें वो भी डला हुआ है। तो आप बिल्कुल उसे जा कर के अटेंड कीजिए और उसे देखिए, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 के लिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप कॉल करके भी जो भी आपको जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, साथ में फ़ीस के बारे में और किस तरीके से कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, तो आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में मोबाइल ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, वहाँ से भी आप लिंक में डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो कि ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस ऑफ़र प्राइस का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस है 2,999, लेकिन अभी इसमें 25% का ऑफ चल रहा है, तो इसकी फ़ीस है 2,249, जो कि फर्स्ट 75 स्टूडेंट के लिए रखी गई थी। तो अभी ये सीट्स वैकेंट हैं, तो आप भी ये सीट्स के अंदर आ सकते हैं और आपको ये कोर्स जो 2,999 में मिलता तो आपको 2,249 में ही मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए, जिससे आपको भी ये ऑफ़र प्राइस का लाभ मिल सके। और साथ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने पहले बोला, अगेन मैं बोलूँगी कि आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ में हम YouTube में भी, हमारा ये इंटेंशन है कि हम 50% सिलेबस ABEO पेपर 2 का YouTube में ही कवर करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस हमारा सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव ये है, ये 50% सिलेबस YouTube में कवर करवाने का ये एक फ्री इनिशिएटिव है, जिससे हर कोई ABEO एग्ज़ाम के लिए यदि वो एलिजिबल होता है तो वो ज़रूर अप्लाई करे और केवल इस नाम पे उनकी पढ़ाई न रुके कि इसके लिए कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये फ्री इनिशिएटिव खास करके वो लोगों के लिए ही है जो लोग कोर्स को अवेल नहीं कर सकते लेकिन इच्छुक हैं पढ़ने के लिए। तो ये 50% सिलेबस जो हम कवर करवा रहे हैं, ये उन्हें ही ध्यान में रख कर के ये फ्री इनिशिएटिव लिया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हमने धारा 23 सेक्शन नंबर 23 तक देख लिया था। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है सेक्शन नंबर 24, धारा 24। धारा 24 हमारा क्या बोलता है, तो शिक्षकों की कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। 23 में हमने क्या देखा था, शिक्षकों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स हमने देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षकों के कर्तव्य अपॉइंट तो हो गए, करेंगे क्या करने के लिए टीचर्स को अपॉइंट किया गया, तो उनकी ड्यूटीज़ भी बता दीजिए अब। और यदि उनके पास में कोई शिकायत है तो क्या कोई सुनेगा, ऐसा है कोई प्रावधान? तो देखते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स एंड रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस क्या बोला गया। अ टीचर अपॉइंटेड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़, नेमली जो भी शिक्षक की नियुक्ति होती है वो शिक्षक के जो कर्तव्य हैं उन्हें
जिसका वो पालन करेंगे वो निम्नलिखित हैं, और वो क्या है कि विद्यालय में नियमितता और समय पालन करना है। उन्हें क्या करना है, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। ये नहीं कि टीचर ही नहीं आ रहे हैं, टीचर ही नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है उन्हें, मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, डेली आइए, समय पे आइए। फिर क्या है, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, आप पाठ्यक्रम स्टार्ट तो करो और स्टार्ट करो, संचालित करो पाठ्यक्रम, आप बनाइए, टाइम टेबल बनाइए आप। उसके बाद में आपको पढ़ाना क्या है, बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए पूरा, आपको डिफरेंट जो क्लासेस आपको लेनी है, साथ में जो ले रहे हो उसको कंप्लीट भी करो, करिकुलम को कंप्लीट करो, आप संचालित करो और उसको कंप्लीट करो। ये इनके कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है उनके, तो कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ये नहीं कि एग्जामिनेशन आ गया है और अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। टीचर्स की क्या ड्यूटी है, तो टीचर्स के लिए बताया गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम उन्हें समय के भीतर उन्हें कंप्लीट करना है, कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। और क्या करना है, तो प्रत्येक बालक की शिक्षा जो भी वो पढ़ा रहे हैं, तो क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या है, असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना। इसका क्या मतलब है कि वो जो समझा रहे हैं तो क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ सप्लीमेंट ऐड कीजिए। सप्लीमेंट्स मतलब क्या होता है कि यदि इस तरीके से नहीं समझ में आया तो हम दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब बच्चों को हमें एसेस करना है कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उसको चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा अपने मेथड को चेंज कर लीजिए और किस तरीके से उन्हें समझ में आए ये टीचर्स को पता होता है। तो बिल्कुल ये उनके कर्तव्य हैं। फिर उसके बाद क्या है, होल्ड रेगुलर मीटिंग। आपने सुना होगा PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत ही लिखा है, इसीलिए सभी विद्यालयों में PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना, और बैठ कर के वहाँ पे क्या करना है कि टीचर्स बताते हैं, क्या बताते हैं कि बच्चा डेली आ रहा है या नहीं, वो किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर पा रहा है, उसके क्या सामर्थ्य हैं, और उसके बाद में क्या उसमें प्रगति हो रही है या नहीं, और भी किसी भी प्रकार की बच्चे से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वो उनके अभिभावकों को, माता पिता को, शिक्षकों के कर्तव्य हैं कि उससे वो अवगत करवाएं। बिल्कुल एकदम जनरल पॉइंट है, बहुत ही जनरल पॉइंट है, केवल दिया है तो आपको सुनना है ना, कि किस तरीके से, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इतने मतलब कि इतने जनरल पॉइंट नहीं आएंगे, बट स्टिल दिया है तो हमें पता भी होना चाहिए कि इस अधिनियम में आखिर है क्या। ठीक है, तो होल्ड रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस एंड अप्राइज देम अबाउट द रेगुलरिटी इन अटेंडेंस डेली। बच्चा आ रहा है कि घर से बस निकल रहा है और स्कूल तक पहुंच नहीं रहा है, ये बताएंगे। एबिलिटी टू लर्न, पढ़ पा रहा है या नहीं, क्या कोई प्रोग्रेस है बच्चे में, यदि है तो वो भी बताएंगे, और या फिर किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी है बच्चे से संबंधित तो वो भी शिक्षकों का कर्तव्य है, टीचर्स की ड्यूटीज़ है कि वो उनके पेरेंट्स को जो है उससे अवगत करवाएं। फिर क्या है, और इस प्रकार की अन्य कोई भी कर्तव्य जो भी विहित किए जाएंगे, आज में भी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी विहित करेंगे सरकार के द्वारा, जो भी विहित किया जाता है, तो इस प्रकार के और भी कर्तव्यों का पालन शिक्षक करेंगे। तो ये हमने क्या देखा, हमने टीचर्स की ड्यूटीज़ देखी। और आगे क्या बताया जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है यदि जो भी शिक्षकों की ये जो ड्यूटी है, जो शिक्षकों के कर्तव्य हैं, यदि वो इसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अनुशासनिक कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शंस, दे शैल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन, उनके खिलाफ में क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, वह एक्शन कैसा, अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सकता है। और क्या बताया गया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया तो जाएगा लेकिन शिक्षकों को सुना भी जाएगा। ये नहीं कि नहीं आप ना ऐसा नहीं कियो, ये नहीं कियो, वो नहीं कियो तो बस हो गया, कल से आना नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कल से आना वाला नहीं है, पहले उन्हें सुना तो जाए, युक्ति युक्त अवसर भी दिया जाता है शिक्षकों को कि ठीक है आप भी बता दीजिए आपको अपनी सफाई में क्या कुछ कहना है, हम ये पाए हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए हैं, तो आपको कुछ कहना है, तो बिल्कुल टीचर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, बीइंग हर्ड। फिर उसके बाद आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। अब यदि ये तो ठीक है, ये उनके कर्तव्य हैं, अब शिक्षकों को कोई यदि शिकायत है तो क्या इस अधिनियम में है
कि उसके खिलाफ भी कुछ होगा। तो क्या बताया गया कि यदि शिक्षकों की शिकायत है तो उन्हें भी दूर किया जाएगा, उन्हें भी दूर किया जाएगा। यानी कि इफ़ टीचर्स हैव एनी ग्रीवेंसेस देन दे मस्ट बी redressed, वी कैन से उन्हें क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, रेड्रेस्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं और क्या बताया जा रहा है। तो हमने क्या देख लिया, हमने धारा 24 देख लिया, सेक्शन नंबर 24 हमने देखा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 धारा 25 ये हमारा क्या बोलता है, तो ये बोलता है छात्र शिक्षक अनुपात, प्यूपिल टीचर रेशियो। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, ये हमें थोड़ा याद होना है क्या, कि हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि छात्र शिक्षक अनुपात किस धारा में दिया हुआ है, किस धारा में है। तो धारा कौन सी धारा है, ये धारा 25। Pupil teacher ratio given in which section of RT Act 2009? It is given in section number 25. और बोलता क्या है इसे हम देखते हैं, है ना। The appropriate government and the local authority shall ensure that the pupil teacher ratio as specified in the schedule is maintained in each school. क्या बोला गया है इसमें, इसमें बोला गया है ये जो pupil teacher ratio है ना, ये कहाँ दिया है, तो ये अनुसूची में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ये अनुसूची में दिया है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया जो स्थानीय प्राधिकारी एवं जो समुचित सरकार है ना, वो यह सुनिश्चित करेंगे कि जो अनुसूची में छात्र शिक्षक अनुपात दिया है वो सभी विद्यालय उसके अनुसार ही चलें। वो सभी विद्यालय क्या करें, किए गए अनुसार बनाए रखा जाए। यानी कि जो भी शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात जो अनुसूची में दिया हुआ है, तो ये समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी ये देखेंगे कि क्या सभी विद्यालयों में वैसा ही छात्र शिक्षक अनुपात है कि नहीं है। बस ठीक है, इतना हमें याद रखना है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट and the local authority shall ensure that the pupil teacher ratio as specified in the schedule is maintained in each school. ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये हम देखेंगे कि आखिर दिया क्या है, कितना होना चाहिए। वो शेड्यूल में दिया है। जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे ना, जब हम अनुसूची पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा वहाँ पे बोला गया था तो अभी कितना होना चाहिए। ठीक, फिर हम देखते हैं फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ द टीचर्स। अब यहाँ पे बात आती है धारा 26 की, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। क्या ऐसा होगा कि यदि रिक्तियां हैं तो बस वो रिक्तियां रही आए और उन्हें भरा ना जाए? तो इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियां हैं तो उन्हें भरा भी जाएगा। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, इसके विषय में क्या बताया गया है, तो इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, वो क्या करेंगे, तो जो कोई भी विद्यालय सरकार के द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड हैं, या फिर एस्टैब्लिश ओन्ड कंट्रोल्ड हैं, या तो वित्त पोषित हैं, या फिर सरकार के द्वारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता क्या है उनके द्वारा स्थापित है, स्वामित्वाधीन है, नियंत्रणाधीन है या वित्त पोषित है। तो ऐसे विद्यालयों को क्या करना है, ऐसे विद्यालयों में क्या होना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे वैकेंसी जो होती है, जो रिक्तियाँ हैं, जो कुल संख्या यानी कि कुल स्वीकृत पद हैं, जो कुल स्वीकृत पद संख्या है उससे 10% से अधिक नहीं हो सकती। उन विद्यालयों में जो वैकेंसीज हैं, shall ensure that the vacancies of a teacher in a school under its control shall not exceed 10% of the total sanctioned strength। एक बार और समझिए इसे, क्या बताया जा रहा है, ऐसे विद्यालय जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा एस्टैब्लिश हैं, एडमिनिस्ट्रेड हैं, कंट्रोल्ड हैं और फाइनेंस्ड हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बोला गया कि समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित है, स्वामित्वाधीन है, नियंत्रणाधीन है, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता वित्त पोषित है। ऐसे विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके विद्यालयों में जो शिक्षकों की रिक्तियां हैं वो 10%, वो कुल संख्या की टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ
कुल स्वीकृत पद संख्या से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम मान करके चलते हैं कुल संख्या वहाँ पे कितनी है, 10 है, 10 शिक्षक हो इसका 10% निकालिए तो 10% कितना होता है, 1। यानी कि वैकेंसी 1 तो हो सकती है लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकती। नॉट एक्सीड, शैल नॉट एक्सीड 10%। देखिए क्या लिखा है, शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। द पॉइंट टू बी नोटेड कि ये बिल्कुल हमें याद हो जाना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जनरल पॉइंट है वो हर किसी को पता होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो नॉर्मल है, जनरलाइज्ड है, वो तो ये लोग आसानी से उसको जान जाएंगे। लेकिन असली खेल क्या होता है कि आप कितना दूसरों से अलग हैं, आपको क्या चीज़ याद है, वही आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या है कि कुल स्वीकृत पद संख्या से 10% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। कौन से विद्यालय है जो सरकार के द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन एवं प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता वित्त पोषित हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं 27 में। 27 क्या बोलता है हमारा, सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन नंबर 27 हमारा बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पस। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखने का चीज़ है कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध है। ये किस धारा में दिया है, तो धारा 27 में दिया है, सेक्शन नंबर 27 में गिवन है। तो क्या बताया जा रहा है, ये क्या गैर शैक्षिक होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उन्हें आप गैर शैक्षिक किसी भी कार्य में आप नहीं लगा सकते, बजाय किसके, कुछ कार्य इन्होंने क्या किए, एक्सेप्शन में दे दिए हैं। यानी कि यहाँ लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि जनगणना, जब जनगणना होता है तो किसकी ड्यूटी लगती है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, बिल्कुल लगती है। जैसे कि आपदा राहत कर्तव्यों किसके द्वारा इसका निर्वहन होता है, तो बिल्कुल टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जो आपदा राहत, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी अभी कोरोना काल में लगी ही थी, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, लगी थी। फिर जैसे कि चुनाव होता है, चुनाव चाहे वो स्थानीय प्राधिकारी का हो या राज्य विधानमंडल या संसद का हो, तो वहाँ पे भी तो बोलते हैं ना वोटिंग ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, सॉरी गलती से मैंने वोटिंग बोल दिया, इलेक्शन ड्यूटी लगी है। इलेक्शन ड्यूटी वहाँ पे शिक्षकों की बिल्कुल लगती है। तो इनको छोड़ करके, ये 3 कृत्यों को छोड़ करके बाकी अलग से कोई गैर शैक्षिक कार्य होगा तो वहाँ शिक्षकों का प्रतिषेध है। यानी कि वहाँ पे शिक्षकों को आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हो कि नहीं जाओ ये वाला भी काम कर लो, तो ऐसा नहीं है, इनको छोड़ करके बाकी नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध है, ठीक। और इसके अलावा ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, नो टीचर शैल बी डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पसेस अदर देन द डेसिनियल पॉपुलेशन सेंसस, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज और ड्यूटीज रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एज द केस में भी, जो भी हो तो देखा जाएगा, है ना, कि जो भी हो उस समय कि कौन सा स्थानीय प्राधिकारी का इलेक्शन है, बिल्कुल लगा दीजिए। क्या विधानमंडल का इलेक्शन है क्या, बिल्कुल टीचर्स की नियुक्ति हो जानी चाहिए, यहाँ पे ड्यूटी है टीचर्स की, इलेक्शन ड्यूटी। या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो वहाँ पे भी चलेगा। फिर क्या बताया गया, सेक्शन नंबर 28, धारा 28 हमारा क्या बोलता है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। तो इस अधिनियम में क्या लिखा है, इस अधिनियम में लिखा है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन में एंगेज नहीं हो सकते, कि शिक्षकों का प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलापों में स्वयं को नहीं लगाया जा सकता। आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, वो हम ये एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, पूछेगा एग्जामिनर क्या चाहते हैं कि इस अधिनियम में क्या लिखा है। तो अधिनियम में क्या लिखा है, इस एक्ट में क्या मेंशन है कि प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स नहीं ले सकते हैं, प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते तो यहाँ पे अब जा करके हमारा अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। अध्याय 4 हमारा बड़ा है, ठीक है, इसीलिए हमने उसको 5 में डिवाइड करके कंप्लीट किया है। अब हम आ जाते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 हमारा क्या बोलता है, तो अध्याय 5 हमारा बोलता है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। चैप्टर नंबर 5, व्हाट डज इट सेज, इट सेज curriculum and completion of elementary education।
कैरिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कैरिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, तो इसके लिए क्या बताया, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, द कैरिकुलम एंड द इवैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी लेट डाउन बाय एन एकेडमिक अथॉरिटी। कौन ये चीज़, शिक्षकों की नियुक्ति कौन कर रहे थे, तो शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे थे शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा हो रहा। वहाँ पे क्या बताए कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। फिर उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति कौन किया, जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, तो हमने ये देखा था कि ये कौन बताया है कि क्या करिकुलम और क्या चीज़ रहना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 9 में देखा, तो हमने देखा कि जो ये शिक्षा प्राधिकारी है, जिसे भी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाता है कि आज से ये शिक्षा प्राधिकारी हैं। क्या बताया गया है इनके लिए, तो वो ही क्या करेंगे कि क्या करिकुलम रहने वाला है, क्या करिकुलम रहने वाला है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। कौन ये सब डिसाइड करे कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो शिक्षा प्राधिकारी इन्हें कौन नियुक्त किया है, तो सरकार, जो भी समुचित सरकार है वो इन्हें बताई है कि ये ऐसा, कि ये जो है कौन है, ये आज से ये अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी है, तो ये आज से ये एकेडमिक अथॉरिटी है, शिक्षा प्राधिकारी है, जो कि हर चीज़ को डिसाइड करेंगे। फिर क्या है, द एकेडमिक अथॉरिटी वाइल लेइंग डाउन द कैरिकुलम, जब भी ये कैरिकुलम को बनाए, जब भी ये पाठ्यक्रम को बना रहे हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया को बना रहे हैं, तो ये कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। और वो क्या बातें ध्यान में रखेंगे, तो पहली बात जो कि हमें याद रखना है ना, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े जो डिफरेंट पॉइंट हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए। तो क्या है, जब वो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया जब ये तैयार कर रहे हैं, तो वो ध्यान में क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, conformity, curriculum has conformity with the values enshrined in the constitution। जो हमारे संविधान में जो भी मूल्य हैं वो उनके अनुरूप होना चाहिए हमारा कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का, बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसा कैरिकुलम हो। फिर उसके बाद बात आती है कि बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट। ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों में ज्ञान दे और क्या दे, उन्हें अंतः शक्ति, जिसे पोटेंशियल